अंजलि, ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान की नीयत उसकी नज़रों से पता चल ही जाती है। आप मुझे परेशान करते हैं लेकिन आप नज़रें मुझे खराब नहीं लगी। मुझे कोई बुरी वाइब नहीं आ रही और मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि मैं आपके साथ सेफ हूँ। उद्धरण चिन्ह। अंजलि की बात सुनकर शिवाक्ष सोच में पड़ गया। क्या उस पर विश्वास करना किसी के लिए इतना आसान है? सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और अपने बालों में हाथ घुमा दिया। पूर्ण विराम। अब आगे। अंजलि की कही बात को वो सोचता रहा और करीब 1 मिनट के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसे खुद भी नहीं पता कि उसे ये कैसा एहसास था जो उसे हो रहा था। शिवाक्ष बिना अंजलि की तरफ देखे बोला, अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? मतलब पूरा नाम पूछ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अंजलि आर्य। अंजलि ने सहजता से जवाब दिया। अंजलि आर्य। शिवाक्ष उसका नाम रिपीट किया। और मेरा नाम शिवाक्ष ने इतना कहा ही था कि इससे पहले ही अंजलि बोल पड़ी, शिवक्ष राजवंश। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। अभी अभी आपने बताया। बोलते हुए अंजलि ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ शिवाक्ष की आवाज़ की कॉपी करते हुए कहा, आई एम शिवक्ष राजवंश। शिवाक्ष ने उसे अपनी नकल करते देखा तो आंखें छोटी करते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने ऐसे बोला था क्या? उद्धरण चिन्ह। हान। अंजलि तपाक से कहा, फिर आगे बोली, मतलब बोला तो ऐसा ही था लेकिन एक्सप्रेशंस इससे भी ज़्यादा बुरे थे। शिवाक्ष उसके ऐसा कहने पर हंस दिया, लेकिन अंजलि उसकी हंसी नहीं देख पाई थी। शिवाक्ष ने अपना सिर पीछे दीवार के साथ लगा दिया। अंजलि भी अपना सिर पीछे दीवार से टिकाए बैठ गई। दोनों के बीच फिर से खामोशी सी छा गई। दूसरी ओर खुशी ने आकाश को फ़ोन लगाया तो आकाश ने फ़ोन उठा लिया। खुशी, आकाश तुम्हें भी अंजलि का फ़ोन आया था क्या? उद्धरण चिन्ह। आकाश, हान खुशी आया तो था लेकिन अब वो फ़ोन उठा ही नहीं रही है। मैंने बहुत बार ट्राई किया। उद्धरण चिन्ह। खुशी, सेम हियर, अब क्या करें? उद्धरण चिन्ह। आकाश, कर क्या सकते हैं? इंतजार करते हैं, जब अपने फ़ोन में हमारी कॉल्स की नोटिफिकेशन देखेगी तो वापस कॉल कर ही देगी। उद्धरण चिन्ह। खुशी, हम। सही कहा। उद्धरण चिन्ह। हम। आकाश ने जल्दी से जवाब दिया। फिर कुछ और बोलने लगा तो खुशी बोली, अच्छा फिर बाय। कल कॉलेज में मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। आकाश ने सुना तो अपनी बात बोलने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। ठीक है बाय, कहकर उसने भी फ़ोन रख दिया। अंजलि और शिवाक्ष कॉलेज में ही बंद थे, ये बात किसी को भी नहीं पता था। श्वेता को भी सिर्फ इतना पता था कि उसने अंजलि को म्यूजिक रूम में बंद किया था। वहीं शिवाक्ष भी उसके साथ ही बंद था, ये बात तो श्वेता को भी पता नहीं थी। राजवंश हाउस। प्रेरणा जी हॉल में घूमते हुए शिवाक्ष को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन शिवाक्ष ने कॉल नहीं उठाया। शायद अक्षत और अपने बाकी दोस्तों के साथ फिर घूमने निकल गया होगा। ज़्यादा कॉल किया तो मेरे लिए परेशान होने लग जाएगा। अभी रहने देती हूँ, कल ही बात कर लूँगी। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए प्रेरणा जी अपने कमरे की ओर सोने चल दी। श्वेता का घर। श्वेता और मालविका दोनों श्वेता के कमरे में थी। मालविका बेड पर लेटे हुए अपना फ़ोन चला रही थी। अक्सर वो श्वेता के घर आती जाती रहती थी। वहीं श्वेता शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देख रही थी। श्वेता ने शीशे में देखते हुए पूछा, मालविका, क्या वह अंजलि मुझसे ज़्यादा सुंदर है? उद्धरण चिन्ह। मालविका ने उसकी ओर देखा और बोली, कैसी बातें कर रही हो श्वेता, कहाँ तुम और कहाँ वो? उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब? बोलते हुए श्वेता ने अपने बालों की लट में उंगली घुमाई और मालविका की ओर देखने लगी। मालविका सीधे बैठते हुए बोली, मतलब ये कि तुम अपने आप को देखो और उसे देखो। कहाँ तुम एक हाई स्टैंडर्ड वाली हाई क्लासी लड़की और कहाँ वह एक गांव से आई हुई मिडिल क्लास गवार लड़की। तुम दोनों का तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। मालविका ने कहा तो श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्वेता ने एक बार फिर पूछा, अगर मैं मेकअप न करूं तो उसमें और मुझमें से कौन ज़्यादा सुंदर लगेगा? उद्धरण चिन्ह। ऑफकोर्स तुम श्वेता। बोलते हुए मालविका उसकी ओर आई और उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, ये तुम्हें हो क्या गया है? तुम उसके साथ खुद को क्यों कंपेयर कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलते हुए श्वेता कमरे से बाहर की ओर जाते हुए बोली, चलो खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। उद्धरण चिन्ह। मालविका ने भी सिर हिला दिया और उसके पीछे चल दी। म्यूजिक रूम। अंजलि और शिवाक्ष काफ़ी देर से दीवार से सिर टिकाए हुए बैठे हुए थे। दोनों की आंखों में ही नींद नहीं थी और दोनों ही बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। खामोशी को तोड़ते हुए अंजलि ने कहा, शिवाक्ष कुछ गाए ना, सन्नाटा अच्छा नहीं लग रहा, और भूख भी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष, भूख तो मुझे भी लग रही है, अच्छा बताओ क्या गाऊं? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने शिवाक्ष को उसकी बात सुनते देखा तो उसे अच्छा लगा। कुछ भी गा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। बोलते हुए अंजलि हल्का सा मुस्कुरा दी। अंधेरे में शिवाक्ष को उसका चेहरा अच्छे से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि अंजलि अभी मुस्कुराई थी। कुछ भी मतलब? कुछ भी ना? शिवाक्ष ने शरारत से भरकर पूछा। नहीं नहीं,
कुछ भी मतलब, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा जो सुनने में अच्छा लगे और हो भी अच्छा। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने जवाब दिया। जैसे कि, क्या अच्छा लगता है तुम्हें? शिवाक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। ऐसे गाने जिनमें फीलिंग्स हो, गंदे शब्द और अश्लीलता ना भरी पड़ी हो, सादगी भरे हो, अंजलि ने सहजता से कहा। शिवाक्ष ने सिर हिला दिया और गिटार के तार बजाते हुए गुनगुनाने लगा। ये सुंदल से केसू ये आरिश गुलाबी, जमाने में लाएंगे एक दिन खराबी। फना हमको कर दे, ना ये मुस्कुराना, अदा काफिराना चलन जालिमाना। मीठे मीठे लफ्जों का जाल ना उछालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुसन वालों। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने गाया तो अंजलि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बिखर गई। शिवाक्ष आगे गाता रहा और अंजलि आंखें बंद किए सुनती रही। कुछ देर बाद जब शिवाक्ष ने गाना बंद किया तो बोला, तो कैसा लगा? उद्धरण चिन्ह। बोलकर शिवाक्ष जवाब आने का इंतजार करने लगा। कोई जवाब ना आने पर उसने फिर से पूछा, मैंने पूछा कैसा लगा? बोलते हुए उसने अंजलि को देखा। फिर से कोई जवाब नहीं आया तो शिवाक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसे हिलाया और अंजलि उसकी ओर को ढल गई और शिवाक्ष में उसे बाहों में पकड़ लिया। सो भी गई। बोलते हुए शिवाक्ष ने चांद की हल्की रोशनी में उसके चेहरे को देखा और आगे बोला, तो मतलब मुझे लोरी गाने वाला बनाया हुआ था और उस लोरी को सुनकर मैडम को बस सोना था। ओ गॉड। बोलते हुए शिवाक्ष ने रोशनदान से बाहर की ओर देखा। सामने उसे चांद दिखाई दिया। फिर उसने अंजलि के चेहरे की ओर देखा जो अंधेरे चांद की रोशनी में चांद की तरह ही चमकता हुआ लग रहा था। शिवाक्ष ने अंजलि के चेहरे पर बिखरी जुल्फों को साइड किया और कुछ पल उसके चेहरे को निहारता रहा। बाहर बिजलियां कड़कने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगी। शिवाक्ष को महसूस हुआ कि अंजलि शिविर करने लगी थी। उसके होंठ भी कांपने लगे थे और दांत कटकटाने लगे थे। शिवाक्ष ने उसे जमीन पर लेटाया और अपनी डेनिम जैकेट उतारकर अंजलि को उड़ा दी। फिर उससे थोड़ा दूर होकर वो भी जमीन पर लेट गया और फिर कुछ ही देर में उसे भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया। सुबह 4 बजे। सुबह हुई तो रोशनी कमरे के अंदर आने लगी। अंजलि के चेहरे पर रोशनी पड़ी तो उसने कसमसाते हुए आंखें खोली। फिर उठकर बैठी तो देखा कि उसके ऊपर शिवाक्ष की जैकेट डाली हुई थी। अंजलि ने सिर घुमाकर देखा तो उससे कुछ दूर ही शिवाक्ष लेटा हुआ था। उसकी लंबी जुल्फें उसके माथे को कवर किए हुए थी। सोते हुए वो बहुत मासूम सा नजर आ रहा था। अंजलि दीवार से पीठ टिकाए बैठ गई और शिवाक्ष को देखने लगी। फिर अपने ऊपर डाली हुआ शिवाक्ष की जैकेट को देखने लगी। रात के बारे में अंजलि ने याद करना चाहा तो उसे हल्का सा याद आया कि रात को उसे ठंड लगने लगी थी। रात को ठंड हो गई थी, पर ठंड होने के बावजूद इन्होंने अपनी जैकेट मुझे क्यों उड़ा दी? सोचते हुए अंजलि जैकेट पर चिपके हुए अपने कुछ बालों को निकालने लगी। कुछ वक्त बाद ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई तो शिवाक्ष की नींद खुल गई। उसने आंखें मलते हुए अंगड़ाई ली और सिर के नीचे हाथ रखकर सीलिंग को देखने लगा। फिर चेहरा घुमाकर अंजलि की ओर देखा तो पाया कि वो भी जाग चुकी थी। अंजलि इस वक्त उसकी डेनिम को देखे जा रही थी। शिवाक्ष के चेहरे पर उसे देखकर मुस्कान आ गई। शिवाक्ष के पेट से गुड-गुड की आवाज़ आई तो उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उफ, भूख से मरा जा रहा हूँ, पता नहीं कमरा कब खुलेगा, बोलकर वो उठकर बैठ गया। अंजलि भी अब उसकी ओर देखने लगी। फिर उसने भी अपने पेट पर हाथ रख दिया। भूख तो उसे भी बहुत लगी थी। अंजलि को कुछ याद आया तो वो बेंच पर रखे अपने बैग की ओर चल दी। अंजलि के चलने से छन छन की आवाज़ आने लगी। शिवाक्ष उसके पैर की ओर देखने लगा। काले धागे में बंधे घुंघरू को देखकर वो मुस्कुरा दिया। अंजलि बैग के पास गई और बैग से चॉकलेट निकालकर शिवाक्ष के पास आकर उसकी ओर बढ़ा दी। शिवाक्ष ने चॉकलेट देखी तो जल्दी से ली और खाने लगा। अंजलि उसके पास ही खड़ी उसे देखती रही। 2-3 बाइट खाने के बाद शिवाक्ष ने अंजलि की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे लिए और भी है क्या? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने ना में सिर हिला दिया। तो तुम्हें भूख नहीं है क्या? पूछते हुए शिवाक्ष ने उसे देखा। कोई बात नहीं, आप खा लीजिए, कहकर अंजलि हल्का सा मुस्कुरा दी। ऐसे कैसे अकेले ही खा लूंगा? तुम भी तो कल से लेकर भूखी ही हो, दोनों आधी आधी खाएंगे, बोलकर शिवाक्ष ने चॉकलेट को 2 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्सा अंजलि की ओर बढ़ा दिया। अंजलि ने चॉकलेट ले ली। दोनों ने आधी आधी चॉकलेट खा ली। थैंक यू, बोलते हुए अंजलि ने शिवाक्ष को उसकी जैकेट पकड़ाई। वेलकम एंड थैंक यू टू, बोलकर शिवाक्ष ने अपनी जैकेट पकड़ ली। अंजलि ने दरवाजे की ओर देखा और पूछा, ये दरवाजा कब तक खुलेगा? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने अपनी घड़ी की ओर देखा और बोला, 7 बजे कॉलेज खुल जाता है, तो ये भी 7 बजे के आसपास ही खुलेगा, पर अभी 7 बजने में 2.5 घंटे बाकी है। उद्धरण चिन्ह। ओक, अगर किसी ने अंदर आकर हमें साथ देख लिया तो ना जाने कितने सारे सवाल खड़े करेंगे। बोलते हुए अंजलि का चेहरा फिक्र से भर गया। कोई नहीं देखेगा, और अगर देख भी लिया तो कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। सो डोंट वरी, बोलते हुए शिवाक्ष ने अपनी जैकेट पहन ली।
अंजलि, पर ऐसा कुछ करना ही क्यों जो किसी को कुछ भी बोलने का मौका मिले? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे किसी को पता ही न चले कि हम दोनों यहाँ अंदर बंद थे? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने सुना तो गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके, इन दैट केस जब दरवाज़ा खुलेगा तो हम लोग छुप जाएंगे ताकि वॉचमैन को हम नजर ना आए, और वॉचमैन के दरवाज़ा खोलने के तुरंत बाद कोई अंदर नहीं आता है तो हमें टाइम मिल जाएगा कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने सिर हिला दिया। दोनों ने जैसे तैसे 2.5 घंटे काटे और 7 बजते ही दोनों दरवाजे की ओर आस लगाए हुए देखने लगे। 7:30 हो गए थे लेकिन वॉचमैन ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला था। अंजलि का चेहरा उतर गया। अब दरवाज़ा खुलने का और इंतजार उससे नहीं हो रहा था। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आने पर शिवाक्ष और अंजलि दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और जल्दी से बुक शेल्फ के पीछे जाकर छुपने लगे। क्या दोनों का कमरे में बंद हो जाना दोनों को नज़दीक ले आया है? क्या शिवाक्ष का उसे देखकर खो जाना उसे अंजलि की तरफ खींचने लगा है? क्यों अंजलि भी उसे देखकर अपनी नज़रें उससे नहीं फेर पाती है? अब तक 7:30 हो गए थे लेकिन वॉचमैन ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला था। अंजलि का चेहरा उतर गया। अब दरवाज़ा खुलने का और इंतजार उससे नहीं हो रहा था। पूर्ण विराम। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आने पर शिवाक्ष और अंजलि दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और जल्दी से बुक शेल्फ के पीछे जाकर छुपने लगे। अब आगे दोनों जल्दी से बुक शेल्फ के पीछे जाने लगे तो जल्दबाजी में शिवाक्ष का पाँव अंजलि के पाँव से उलझ गया। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। दोनों ही संभल नहीं पाए और एक साथ नीचे गिर पड़े। शिवाक्ष नीचे था और उसकी पीठ फ्लो से लगी हुई थी, वहीं अंजलि उसके ऊपर थी। गिरने की वजह से अंजलि ने शिवाक्ष के सिर के नीचे अपने हाथ रख दिए थे, जिससे शिवाक्ष का सिर फ्लो से नहीं टकराया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। शिवाक्ष ने अपने सिर के नीचे रखे अंजलि के हाथों को देखा और फिर उसके चेहरे पर बिखर आई जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, कितना इंपॉर्टेंट हूं ना मैं तुम्हारे लिए। जब तक तुम मुझसे उलझ ना लो तब तक तुम्हारा दिन शुरू नहीं होता। बोलते हुए शिवाक्ष उसकी आंखों में देखने लगा। जी नहीं, बोलकर अंजलि उसे घूरा और आगे बोली, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन आप मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा। बोलते हुए शिवाक्ष ने उसके हाथों की तरफ देखा और बोला, तो फिर मेरे सिर के नीचे हाथ क्यों लगाए? बजने देती मेरे सिर को फ्लो से। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिवाक्ष उसके चेहरे को देखने लगा। अंजलि ने अपने हाथों को देखा और बोली, अगर ऐसा है तो आपने रात को मेरे ऊपर अपनी जैकेट क्यों डाली? सोने देते मुझे ठंड में ही। उद्धरण चिन्ह। वो तो इंसानियत के नाते डाल दी थी क्योंकि तुम ठंड से कांप रही थी और मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही थी। बोलते हुए शिवाक्ष ने उसकी आंखों में देखा। एग्जैक्टली सेम हियर। अगर आपका सिर बचता तो आपको बहुत जोर से लगती और इंसानियत के नाते मैं अगर कुछ कर सकती थी तो मैंने किया। अंजलि ने सहजता के साथ जवाब दिया। अंजलि ने कहा तो अब शिवाक्ष चुप हो गया, या यूं कहें कि उसके पास इस बात पर बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। दोनों लेटे हुए एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर हुई आवाज़ से दोनों का ध्यान उस ओर चला गया। अंजलि ने धीरे से शिवाक्ष के सिर के नीचे से हाथ निकाले और उठने लगी तो शिवाक्ष ने उसकी कमर पर पकड़ कस ली और धीरे से बोला, शुश, हिलो मत वरना आवाज होगी, और फिर अगर किसी ने देख लिया तो मुझे मत कहना। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने सुना तो वैसे ही बिल्कुल जम सी गई और कमरे की आवाज को सुनने लगी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और कमरे में आ रही रोशनी बढ़ गई। श्वेता दरवाजे के पास से अंदर झांकने लगी। उसने चारों ओर देखा पर उसे अंजलि नहीं दिखाई दी। कहाँ गई ये मुसीबत? कहीं यहाँ से निकल तो नहीं गई होगी ना? बोलते हुए श्वेता ने बेंच पर देखा तो अंजलि का बैग वहीं पर रखा हुआ था। बैग तो यहीं पर है, हो सकता है वहीं अपने बैग के पास ही बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई हो। जाकर देखती हूँ। बोलते हुए श्वेता धीमे कदमों से उसके बैग की ओर बढ़ गई। बैग के पास आकर देखा तो वहाँ आसपास कोई नहीं था। यहाँ भी नहीं है, तो फिर गई तो गई कहाँ? फुसफुसा कर बोलते हुए श्वेता दूसरी ओर जाकर उसे देखने लगी। श्वेता दबे पांव चल रही थी तो उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। जब शिवाक्ष और अंजलि को कमरे में कोई हलचल नहीं सुनाई दी तो उन्हें लगा कि वॉचमैन अब यहाँ से जा चुका होगा। अंजलि बहुत ध्यान से कमरे की आवाज़ को सुन रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि अब कमरे में कोई नहीं है तो वो शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष ने उसे देखा और उसकी कमर से अपने दोनों हाथों को हटाकर जमीन पे अपने सिर के पास रखते हुए बोला, अब क्या ऐसे ही मेरे ऊपर लेटी रहोगी? उठना नहीं है क्या? कहीं तुम्हारा इरादा मुझे मोलेस्ट करने का तो नहीं है ना? बोलते हुए शिवाक्ष ने बड़ा सा मुंह खोल दिया। अंजलि ने सुना तो मुंह खोले उसे देखने लगी। शिवाक्ष थोड़ा हकलाने की एक्टिंग करते हुए आगे बोला, देखो देखो मैं शरीफ घर का लड़का हूँ, अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो। शिवाक्ष ने इतना ही कहा ही था कि अंजलि ने उसकी नौटंकी को बीच में ही रोकते हुए उसके होठों पर हाथ रख दिया और आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए बोली, चुप रहिए।
कुछ भी बोल रहे हैं? आए अच्छे घर से हैं तो मैं क्या आपको ऐसी वैसी लगती हूँ क्या? और मेरा ऐसा कोई घटिया इरादा नहीं है, और ना ही इतनी गंदी सोच है। बोलते हुए अंजलि उसे ही घूरे जा रही थी। शिवाक्ष हल्की मुस्कान के साथ उसके चेहरे को देखता रहा। अब क्या देख रहे हैं? पूछते हुए अंजलि ने भौहें ऊपर उठा दी। शिवाक्ष ने आंखों से अपने मुंह की ओर इशारा किया तो अंजलि ने झट से अपना हाथ हटा लिया और उसके ऊपर से साइड को पलट गई। फिर उठकर खड़ी हो गई। अंजलि बुक शेल्फ के पीछे से बाहर निकल गई। जैसे ही सामने को आए और अपनी नज़रों के सामने श्वेता को देखकर उसके कदम अपनी जगह पर ही ठहर गए। शिवाक्ष भी वहां से बाहर निकला और उसे ऐसे पुतले की तरह खड़ा देखा तो पूछा, अब क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो गई? अभी तो बहुत जल्दी थी जाने की। पूछते हुए शिवाक्ष ने अंजलि के चेहरे को देखा तो उसकी नज़रों का पीछा करते हुए सामने देखने लगा। श्वेता हैरान सी उन्हें ही देखे जा रही थी। शिवाक्ष, ये यहाँ क्या कर रहा है? सुबह तो आ नहीं सकता क्योंकि मैंने ही अभी दरवाज़ा खोला और मैं ही सबसे पहले अंदर आई। तो इसका मतलब शिवाक्ष भी कल से लेकर ही यहाँ पर बंद था। सोचते हुए श्वेता के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। श्वेता को वहां देखकर शिवाक्ष थोड़ा हैरान सा रह गया। उसने चौंकते हुए पूछा, श्वेता, तुम इतनी सुबह यहाँ? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष का सवाल सुनकर श्वेता अपने ख्यालों से बाहर आई और झट से बोली, हां वो मैं। इतना कहकर वो शिवाक्ष से उल्टा सवाल करते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष और अंजलि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अंजलि ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। श्वेता ने दोनों को एक दूसरे को इशारे करते हुए देख लिया। दोनों को इस तरह से एक दूसरे को देखते हुए देखता पाकर श्वेता ने अपने नाखून अपनी हथेली में ही गड़ा लिए। शिवाक्ष ने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला, वो, मुझे कुछ काम था तो मैं जल्दी आ गया था, बाकी इसका ये ही जाने। उद्धरण चिन्ह। बोलकर उसने अंजलि को देखा। पर मुझसे पहले तुम अंदर कैसे आ सकते हो? श्वेता ने बौखलाते हुए पूछा। फिर उसे एहसास हुआ कि वो अपना कंट्रोल खोने लगी है तो बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब, तुम अंदर कैसे आ सकते हो? आई मीन दरवाज़ा तो अभी खुला ना। तो तुम्हें कैसे पता कि दरवाज़ा कब खुला है? शिवाक्ष ने उससे सवाल किया। श्वेता, वो मैं अभी जब वॉचमैन गया तो उसके बाद ही यहाँ आ गई थी तो मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष सीरियस होकर बोला, ओह, पर मैं वॉचमैन के दरवाज़ा खोलते ही अंदर आ गया था, और अब मुझे किसी के सवालों का जवाब नहीं देना तो पूछना भी मत। बोलते हुए शिवाक्ष ने जाकर अपना गिटार उठा लिया। श्वेता ने देखा कि शिवाक्ष अंजलि के लिए उससे झूठ बोल रहा है तो उसका खून खौलने लगा। वो गुस्से से अंजलि को घूरने लगी। श्वेता ने जब देखा कि शिवाक्ष गुस्सा हो रहा है तो अपने शब्दों को संभालते हुए बोली, अरे मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी शिवाक्ष, वो इतनी जल्दी तुम कभी आते नहीं हो ना कॉलेज, तो बस इसीलिए। बोलते हुए श्वेता ने उससे प्यार से बात करने लगी। अंजलि में जब देखा कि शिवाक्ष और श्वेता आपस में बात करने लगे हैं तो वो चुपचाप अपना बैग उठाए वहां से बाहर निकल गई। शिवाक्ष ने अंजलि को जाते हुए देखा तो वो भी बाहर जाने लगा। श्वेता ने उसे जाते हुए देखा तो उसे रोकते हुए बोली, शिवाक्ष, अब अगर हम दोनों जल्दी आ ही गए हैं तो तुम मुझे एक गाने पर गिटार बजाना सिखाओ ना। तुमने कल कहा था कि तुम मुझे बजाकर दिखाओगे, और फिर मैं सीखना चाहूँ तो सीख लूँगी। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने अपने गिटार की तरफ देखा और बोला, अभी मैं थक चुका हूँ श्वेता, बाद में दिखा दूंगा, बाय। बोलकर शिवाक्ष वहां से बाहर निकल गया। शिवाक्ष। बोलते हुए श्वेता ने उसे रोकना चाहा पर वो वहां से चला गया। श्वेता की आंखों में खून उतर आया। ब्लडी बिच। ये लड़की सारी रात शिवाक्ष के साथ इस कमरे में बंद थी और शिवाक्ष भी अभी झूठ बोलकर बात को घुमाने की कोशिश कर रहा था। आखिर ऐसा कर दिया इसने एक ही रात में, जो शिवाक्ष इसके इशारों पर चलना सीख रहा है। 2 सालों में कभी मेरे इशारों की तरफ तो नज़र भी नहीं डाली और इसके नामे सिर हिलाने पर बहाने बनाकर बताने लगा है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये शिवाक्ष के करीब नहीं आ सकती, ये मेरे और शिवाक्ष के बीच में नहीं आ सकती। बोलते हुए श्वेता ने फ़ोन निकाला और गैलरी में शिवाक्ष की फ़ोटो देखने लगी। फिर पिछली यादों में खो गई। फ्लैशबैक। 2 साल पहले कॉलेज कैंपस। शिवाक्ष और अक्षत बाइक से कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज के बाहर कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ते हुए दिखाई दिए। शिवाक्ष ने अक्षत को देखा और फिर दोनों उन लड़कों की ओर बढ़ गए। पास जाकर देखा तो रेड थाई लेंथ बॉडीकॉन ड्रेस पहने एक लड़की वहां पर खड़ी थी और कुछ लड़के उसके इर्द गिर्द खड़े होकर उसे परेशान कर रहे थे। तभी एक लड़का आगे बढ़ा और उसे बाजू से छूने लगा तो लड़की ने खींचकर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। लड़के ने अपने गाल पर हाथ रखा और गुस्से से बोला, मुझे थप्पड़ मारती है, रुक अभी बताता हूँ। बोलते हुए उसने जैसे ही लड़की के बालों को हाथ लगाना चाहा तो एक जोरदार घुसा उसके चेहरे पर पड़ा। तड़ाक से उसके दांतों के टूटने की आवाज़ आई। लड़के के मुंह से खून निकलने लगा। उसे चक्कर आने लगे। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और शिवाक्ष की तरफ देखने लगा। वहीं आसपास खड़े बाकी लड़के भी शिवाक्ष को देखने लगे।
उसका पंच बहुत जोरदार था। आसपास खड़े लड़के उसे देखने और उसकी आवाज़ सुनने भर से ही अंदाजा लगा सकते थे कि वो पंच कितने जोरों से उस लड़के को लगा था। लड़की ने भी घूमकर शिवाक्ष की ओर देखा तो उसकी नज़रें ठहर गई। वो धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए उसे ही देखने लगी। पीछे गर्दन को कवर करते हुए लंबे बाल जो हवा चलने से लहरा रहे थे। परफेक्ट जॉलाइन, काली गहरी आंखें और कसा हुआ बदन। शिवाक्ष किसी हीरो की तरह नजर आ रहा था, और वो लड़की अपनी नज़रें उससे फेर ही नहीं पा रही थी। शिवाक्ष ने लड़के को घूरा और बोला, हड्डियां सही सलामत चाहता है तो निकल जा यहाँ से, और दोबारा किसी लड़की को छेड़ते हुए नजर मत आना, वरना ऐसा बुरा हाल होगा कि खुद को ही पहचान नहीं पाएगा। शिवाक्ष ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। लड़के ने मुंह से निकलते हुए खून को नीचे थूका और बोला, अरे तू मारेगा तो मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। एक गुस्सा मारकर खुद को 30 मार खा समझ रहा है क्या? अपने साथी लड़कों को देखते हुए, ए सब मारो रे इसको, एक एक हड्डी तोड़ दो, फिर बताता हूं कि किसका बुरा हाल होगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए लड़के ने अपनी बाजू में खून साफ किया और अपने साथी के हाथ में पकड़ा हुआ बैट अपने हाथ में लेते हुए बोला, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब हमारा बल्ला और तुम्हारा सिर, आज तो बल्ला भी टूटेगा और तुम्हारा सिर भी फूटेगा। उद्धरण चिन्ह। लड़के की बात सुनकर अक्षत ने अपना सिर पीटा और बोला, अरे क्यों मुसीबत को बुलावा दे रहे हो भाई? मैं बता रहा हूं, सामने खड़ा आदमी रहम नहीं खाएगा, और तुम सबको 4 कंधों पर घर जाना पड़ेगा। इसके लिए 100 आदमी भी लड़ने के लिए कम पड़ जाएं। तुम तो फिर भी 8 ही हो। उद्धरण चिन्ह। अक्षत ने कहा तो वो सब हंस दिए। लड़का बोला, अभी पता चल जाएगा कि कौन किस पर रहम खाएगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो शिवाक्ष को घूरने लगा। अक्षत ने सिर हिला दिया और बोला, विपरीत बुद्धि विनाशकाले, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद ही होंगे। उद्धरण चिन्ह। आखिर क्या होगा इस फाइट का अंजाम? क्या शिवाक्ष हरा देगा इन सबको या खुद ही हार जाएगा इन लड़कों से? आखिर कौन हो सकती है ये लड़की जिसे शिवाक्ष ने बचाया है? लड़का बोला, अभी पता चल जाएगा कि कौन किस पर रहम खाएगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो शिवाक्ष को घूरने लगा। अक्षत ने सिर हिला दिया और बोला, विपरीत बुद्धि विनाशकाले, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद ही होंगे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अब आगे। शिवाक्ष ने अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाए और लड़की को चुटकी बजाते हुए उंगली के इशारे से पीछे जाने के लिए कह दिया। लड़की पीछे जाकर अक्षत के साथ में खड़ी हो गई और शिवाक्ष को देखते हुए बोली, ये इतने सारे लोगों से लड़ तो लेगा ना? कहीं ऐसा ना हो कि ये सब लोग इसे मारकर इसकी चटनी बना दें, और हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में ये खुद ही हॉस्पिटल पहुंच जाए। उद्धरण चिन्ह। अक्षत हंसा और बोला, इसमें मुझसे क्या पूछ रही हो? खुद ही देख लो कि कौन हॉस्पिटल पहुंचता है। बोलते हुए अक्षत ने सामने की ओर इशारा कर दिया। लड़के ने शिवाक्ष को मारने के लिए बैट घुमाया तो शिवाक्ष नीचे झुक गया और उसके पेट में खींचकर घुसा दे मारा। लड़का सड़क पर स्लाइड करता हुआ पीछे जा गिरा और अपने पेट पर हाथ रखकर कराहने लगा। बाकी लड़के भी आकर शिवाक्ष को मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक भी बार कोई भी उसे हाथ तक नहीं लगा पाया। लड़की आंखें फाड़े शिवाक्ष को देखने लगी। फाइट करते वक्त उसकी हवा में लहराती जुल्फें उसे एक अलग ही चाम दे रही थी। गुस्से से भरा उसका चेहरा लड़की को उसे देखते रहने पर मजबूर सा कर रहा था। लड़की उसी में कहीं खोसी गई। कुछ ही देर में सारे लड़के सड़क पर पड़े पड़े कराह रहे थे। शिवाक्ष उस लड़के के पास गया और पंजों के बल बैठते हुए बोला, चलो उठो, अभी तो लड़ना बाकी है। उद्धरण चिन्ह। लड़के ने मुश्किल से हाथ जोड़े और बोला, नहीं भाई, बख्श दो, अब से ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। छेड़ना और छूना तो बहुत दूर की बात है, बस आज जिंदा छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। अब जिंदा छोड़ने लायक बचा ही क्या है? बोलते हुए अक्षत उनके पास आया और नीचे पड़े लड़के को देखते हुए बोला, पहले ही कहा था ना, सुन लेते तो शायद अभी अपने पैरों पर खड़े होते, पर नहीं, एक तो गलती करनी है और ऊपर से लड़ाई भी करनी है। माफ कर दो और जल्दी एम्बुलेंस को बुला दो, बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए लड़का रोने लगा। आज के बाद यहाँ कहीं नजर मत आना, वरना जहाँ दिखाई दिए वहीं पीट दिए जाओगे। बोलते हुए अक्षत ने उसे वार्निंग दी। लड़के ने सिर हिलाया और बोला, अरे अम्मा कसम, दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, हम तो यहाँ के हैं भी नहीं, घूमने आए थे और अब वापस चले जाएंगे और दोबारा कभी इस जगह नहीं आएंगे। बोलकर वो दर्द से कराह उठा। गलती से भी शिवाक्ष का नाम नहीं आना चाहिए कि इसने तुम्हारा ये हाल लिया है। अगर पुलिस केस बना तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें जेल की चक्की पिसाएंगे। बोलते हुए अक्षत ने एम्बुलेंस को फोन लगा दिया। अरे नहीं होगा भैया, सारा इल्जाम अपने ऊपर ही डाल देंगे, अभी हमको भेज दो। बोलकर वो बेहोश हो गया। अक्षत ने उनके लिए एम्बुलेंस बुलवा दी। अक्षत ने शिवाक्ष को देखा और उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, वाह मेरे शेर, क्या कहने तेरे। उद्धरण चिन्ह।
शिवाक्ष हल्का मुस्कुरा दिया और अपनी स्लीव्स ठीक करने लगा। तभी लड़की आकर उसके सीने से लिपट गई और रोने लगी। अक्षत और शिवाक्ष दोनों एक दूसरे को देखने लगे। लड़की ने रोते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचाया, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, और ये लोग बहुत बदतमीजी भी कर रहे थे। तुम नहीं आते तो पता नहीं मैं क्या करती। बोलते हुए लड़की ने उसे और कसकर पकड़ लिया। शिवाक्ष ने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा और बोला, इट्स ओके, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो सही लगा मैंने किया, और अगर ऐसा कुछ होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोगों को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी हरकत न करें। बोलते हुए शिवाक्ष ने उसे खुद से दूर किया और उससे 2 कदम दूर हटकर खड़ा हो गया। फिर आगे बोला, बी स्ट्रॉन्ग, कमज़ोर लोगों का ज़माना नहीं है। जो अपनी मदद नहीं करता उसकी मदद कोई नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। अक्षत ने लड़की को देखा और पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह, श्वेता तिवारी। बोलते हुए लड़की मुस्कुरा दी और शिवाक्ष की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। शिवाक्ष ने उसके हाथ को देखा और फिर उससे हाथ मिला लिया। श्वेता के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो एकटक शिवाक्ष के चेहरे को देखती रही, पर शिवाक्ष ने उससे अपनी नज़रें घुमा ली थी। वो नीचे सड़क को देखे जा रहा था। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट डे। श्वेता अपने फ़ोन में शिवाक्ष की तस्वीर को घूरते हुए देखे जा रही थी। उसने अपना दूसरा हाथ देखा तो नाखून चुभाने से उसकी हथेली से खून निकलने लगा था। मेरे होते हुए तुम किसी और को नहीं देख सकते शिवाक्ष। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, और उस दिन तुमने ही तो मेरे सिर पर हाथ फेरकर मुझे कंसोल किया था, और इतना मेरे लिए काफ़ी है। मैं किसी और को तुम्हारे नज़दीक नहीं आने दूंगी। बोलकर श्वेता भी म्यूजिक रूम से बाहर निकल गई और सिक्योरिटी रूम में चली गई। अंदर जाकर उसने रात की रिकॉर्डिंग दुगनी तेजी से चला दी। रिकॉर्डिंग देखते हुए उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपने हाथ में पकड़े माउस को खींचा और जोर से जमीन पर पटक दिया। शिवाक्ष और अंजलि को फ़ोन के लिए लड़ता देख और फिर शिवाक्ष को उसे अपनी जैकेट ओढ़ाता देख श्वेता गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। उसने दीवार पर हाथ मारा और बोली, शिवाक्ष को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। बोलते हुए श्वेता ने नीचे पड़े माउस को लात मारी और वहां से बाहर निकल गई। अंजलि रूम पहुंची तो नीचे आकर मकान मालकिन से फ़ोन लेकर अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन पिक हुआ तो अंजलि बोली, हेलो माँ। उद्धरण चिन्ह, गुड़िया, बेटा कहाँ है तू और फ़ोन कहाँ है तेरा? कल से कितनी कॉल्स की तुझे, लग क्यों नहीं रहा? तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? मुझे बता, मैं आऊं क्या? उद्धरण चिन्ह। पूनम जी ने एक ही सांस में सब बोल दिया और सवालों की बौछार लगा दी। शांत जो जाए माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ नहीं हुआ है मुझे। बोलते हुए अंजलि ने उन्हें शांत कराया और आगे बोली, वो मेरा फ़ोन खराब हो गया है इसलिए नहीं लग रहा है, बाकी सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। पूनम जी में सुना तो कन्फर्म करते हुए पूछा, सच बोल रही है ना? उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल सच बोल रही हूँ माँ, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना फ़ोन ठीक कराने की कोशिश करती हूँ, अगर ठीक हो गया तो इसी से आपको कॉल करूँगी। बोलते हुए अंजलि ने उन्हें समझाया और आगे बोली, अच्छा माँ, अभी मैं रखती हूँ, कॉलेज जाने की तैयारी कर लेती हूँ वरना लेट हो जाऊँगी। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, संभल कर जाना और शाम को फिर से फ़ोन करके बताना। बोलते पूनम जी ने उसे बाय कह दिया। अंजलि ने भी बाय कहकर फ़ोन रख दिया और मकान मालकिन को फ़ोन लौटकर अपने रूम में चली गई। रूम में आकर अंजलि खुद को शीशे में देखने लगी। अक्सर हसीन चीज़ें सबको नज़र आ ही जाती हैं। ये आंखों की चमक, ये बातों की महक, कहाँ से चुराई है आपने? शिवाक्ष के बोले हुए शब्द अंजलि के दिमाग में घूमने लगे। वो गोल गोल घूमते हुए अपने आप को देखने लगी, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। काफ़ी देर तक खुद को मुस्कुराते हुए देखने के बाद बाहर से सुनाई दिए गाड़ी के हॉर्न से उसका ध्यान टूटा। ये तू क्या सोच रही है अंजलि? कुछ भी चलने लगा है तेरे दिमाग में? अब सोचना बंद कर और तैयार हो जा। बोलते हुए उसने कपड़े लिए और नहाने चली गई। दूसरी ओर शिवाक्ष घर पहुंचा तो प्रेरणा जी हॉल में ही दिख गई। प्रेरणा जी ने उसके सामने आकर पूछा, कहाँ घूम रहे थे पिछली रात को शिव? उद्धरण चिन्ह, बाहर था मॉम। बोलते हुए शिवाक्ष ने उन्हें गले से लगा लिया। हम। बोलते हुए प्रेरणा जी ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया और आगे बोली, तुम्हारे डैड तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वो गुस्सा हो गए थे जब उन्हें पता चला कि तुम फिर से घर नहीं आए हो। उद्धरण चिन्ह, उन्हें मेरे यहाँ होने या न होने से क्या फ़र्क पड़ता है? जो इंसान खुद भी हफ्ते में एक बार घर का चक्कर लगाए, उन्हें मुझसे इस बारे में कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं है। उद्धरण चिन्ह, शिवाक्ष ने ऊबे हुए लहजे में कहा, ऐसे नहीं कहते शिव, वो तुम्हारे पापा है, उन्हें फिक्र रहती है तुम्हारी। बोलते हुए प्रेरणा जी उससे अलग हुई। मुझे अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उन्हें मेरे यहाँ होने से फ़र्क पड़ता है या नहीं, मेरी फिक्र होती है या नहीं। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था,
और अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं रही तो मेरे पास आने की कोशिश करते रहते हैं और मेरा हाल चाल पूछते रहते हैं। पर मेरे लिए तो मेरे डैड सिर्फ नाम के ही हैं। मेरी ज़िंदगी में उनकी इम्पोर्टेंस बस इतनी है कि मेरे नाम के पीछे उनका नाम जुड़ा है। इससे ज़्यादा अब वो मेरे लिए कुछ नहीं हैं। तो अब बेहतर होगा कि ये फ़िक्र का दिखावा वो ना करें। उद्धरण चिन्ह बोलकर शिवाक्ष जाने लगा तो प्रेरणा जी ने उसे रोकते हुए कहा, शिवाक्ष, वो तुम्हारे डैड है, उनके लिए इतना सख्त हो जाना और दिल में इतनी कड़वाहट भर लेना सही नहीं है। उनका फ़ोन आया था और तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह मॉम बोलते हुए शिवाक्ष एक उदासी भरी नज़रों और थकी हुई मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर उनकी ओर देखते हुए आगे बोला, आप हमेशा क्यों मिस्टर राजवंश को डिफेंड करने में लगी रहती हैं? उन्होंने आपके साथ भी तो गलत किया है ना। यू नो वॉट मॉम, दैट मैन डू नॉट डिजर्व योर लव, केयर एंड सप्ट, बल्कि वो अब हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। शिवाक्ष ने इतना कहा ही था कि प्रेरणा जी ने एक जोरदार चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। पूरे हॉल में उस थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। शिवाक्ष ने गाल पर हाथ रखा और प्रेरणा जी को हैरानी से देखने लगा। आपने मुझ पर हाथ उठाया मॉम? बोलते हुए शिवाक्ष की आंखें नम हो चुकी थी। अचानक से ऐसे थप्पड़ पड़ने से शिवाक्ष की आंखों में आंसू भर आए। प्रेरणा जी कुछ पल को खामोश सी हो गई, फिर अपने हाथ को देखने लगी। वो शिवाक्ष पर हाथ नहीं उठाना चाह रही थी, लेकिन शिवाक्ष की कही बात से उनका हाथ अपने आप ही उस पर उठ गया था। शिवाक्ष ने नम आंखों से उन्हें देखा और फिर अपने कदम पीछे की ओर लेने लगा। शिवाक्ष, बेटा मेरी बात सुनो, बोलते हुए प्रेरणा जी ने शिवाक्ष का हाथ पकड़ने लगी और रोकने लगी। शिवाक्ष जल्दी से पीछे हट गया, तो प्रेरणा जी उसका हाथ नहीं पकड़ पाए। शिवाक्ष ने गाल से हाथ हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान छप गए थे। आप कभी उनके बारे में गलत सुन ही नहीं सकती ना मॉम। पता नहीं क्यों, लेकिन आप हमेशा उनमें से और मुझ में से उन्हें ही चुनती है। उस आदमी ने आपके साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी आपको हमेशा वही सही लगते हैं। बोलते हुए शिवाक्ष अपने कदम पीछे की ओर लेता रहा। तुम भी मेरे लिए जरूरी हो शिव। जितना बुरा तुम अपने पापा को समझते हो, इतने बुरे वो नहीं है। काश तुम कभी यह बात समझ पाओ। बोलते हुए प्रेरणा जी उसकी ओर जाने लगी और शिवाक्ष को गले लगाने की कोशिश करने लगी, तो शिवाक्ष ने हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, आप रहने दीजिए मॉम। आप हमेशा मुझसे कहती हैं कि मैं समझूं, लेकिन मुझे समझना क्या चाहिए ये आज तक मुझे नहीं समझाया है। हर बार बस आप यही कहकर टाल देती है कि मैं समझता नहीं हूं, लेकिन आप कभी यह नहीं बताती कि मैं समझूं क्या। क्या मैं ये समझूं कि उनका घर से बाहर आपको छोड़कर किसी और के साथ रहना सही है, या फिर मैं ये समझूं कि उनका मेरे हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल ना होना भी सही है, या फिर ये समझूं कि उनकी वजह से आपकी आंखों से आंसू बहना सही है। आप उनकी गलतियों को बार बार सही कैसे बता सकती है, जबकि ये बात साफ दिखाई देती है कि वो गलत है। फिर भी आप आंख पर पट्टी बांधकर उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उनकी ही तरफदारी करती रहती है। आपको मैं आज तक नहीं समझ पाया मॉम, पर अगर मुझे उनके बारे में ये सब समझना है तो सॉरी, मैं ये नहीं समझ सकता। बोलकर शिवाक्ष तेज कदमों से बाहर निकल गया। काश मैं तुम्हें सब बता पाती शिवाक्ष, पर हालात ही ऐसे हैं कि तुम्हें कुछ भी बताने की हिम्मत और ताकत मुझ में नहीं है। पर एक दिन शायद तुम अपने डैड को ज़रूर समझोगे। बोलते हुए उन्होंने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और अपने कमरे में चली गई। अंजलि कॉलेज पहुंची तो खुशी और आकाश गेट के पास ही उसे मिल गए। खुशी ने उसे हक किया और पूछने लगी, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था अंजलि? कल जब मैंने तुम्हारा कॉल देखा तो उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस किए, पर तुमने ना वो देखे और ना ही किसी का रिप्लाई दिया। बोलते हुए खुशी उससे शिकायत कर रही थी। अंजलि जवाब देते हुए कहती है, सॉरी खुशी, वो मेरा फ़ोन गिरकर टूट गया था और फिर चला ही नहीं, इसीलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है। उद्धरण चिन्ह ओ, तभी कल से लेकर स्विच ऑफ बता रहा है। बोलते हुए आकाश ने अंजलि को देखा। अंजलि ने सिर हिला दिया। कॉलेज की बेल बजी तो अंजलि बोली, शाम को वापस जाते वक्त फ़ोन रिपेयर के लिए दे जाऊंगी, अभी क्लास लगा लेते हैं। उद्धरण चिन्ह अंजलि ने कहा तो तीनों अंदर चले गए। आखिर क्यों अंजलि के दिमाग में शिवाक्ष की कही बातें चलने लगी हैं, और क्यों वो उसकी बातों को सोचते ही मुस्कुराने लगी है? क्या कुछ है जो उसके दिल में जगह बनाने लगा है? और आखिर क्यों शिवाक्ष अपने डैड से इतना दूर हो गया है? कॉलेज की बेल बजने पर अंजलि, आकाश और खुशी तीनों अपनी क्लास लगाने चले गए। अब आगे क्लास खत्म हुई तो अंजलि, आकाश और खुशी तीनों कॉलेज से बाहर निकल गए। तभी एक कार आकर पार्किंग में रुकी। तीनों ने उस ओर देखा तो ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक लड़का कार से बाहर निकला। फिर कार के दरवाजे से टिकते हुए उसने आंखों पर चश्मा चढ़ाया और रौबदार चाल चलते हुए कॉलेज के अंदर चला गया। हाय कहते हुए खुशी ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखा और आंखें फाड़े उस लड़के को देखने लगी। आकाश और अंजलि खुशी को देखने लगे। खुशी ने आगे कहा, ये कितना स्मार्ट है, क्या लुक्स है, क्या चाल है, एकदम कमाल है।
शायराना अंदाज में बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। आकाश ने सुना तो उसका चेहरा उतर सा गया। आकाश, अच्छा, ऐसा क्या खास है? बोलते हुए वो खुशी की आंखों को देखने लगा जो अभी भी उस लड़के का ही पीछा कर रही थी। अरे क्या खास नहीं है ये पूछो आकाश, सब कुछ कितना डैशिंग है। अट्रैक्टिव चेहरा, रौबदार पर्सनैलिटी, सिक्स पैक एब्स और आंखों पर चढ़ाया काला चश्मा को कहर ढा रहा है। ये कितना हैंडसम था। बोलते हुए वो खोई हुई हल्का हल्का झूमने लगी। आकाश ने जाते हुए प्रवीण को देखा और बोला, तुम्हें उसका चश्मा अच्छा लगा क्या? खुशी उद्धरण चिन्ह, बहुत, मुझे ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, और काला चश्मा लगाए हुए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खुशी ने खोए हुए ही कहा। आकाश ने अपना नज़र का चश्मा ठीक किया और खुशी की आंखों की चमक को देखने लगा। अंजलि ने दोनों को देखा और फिर बोली, तो अभी उस लड़के को ही देखते रहोगे या यहाँ से चलोगे भी? उद्धरण चिन्ह, खुशी, हाँ चलो। अब तो वो लड़का भी अंदर चला गया, और तुम्हें फ़ोन भी ठीक कराने को देना है ना? बोलते हुए खुशी ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ते हुए बोली, बस भगवान करे कि वो लड़का यहाँ ही पढ़ने आया हो और हमारी ही क्लास में हो, फिर तो और भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद तो हमारी बात होने में मैं बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगी। बोलते हुए वो खुशी से हंस दी। आकाश उदासी से भरा चेहरा लिए दोनों के साथ ही चल दिया। तीनों कॉलेज के साथ ही लगी मोबाइल शॉप की ओर चल दिए। मोबाइल शॉप पे जाकर अंजलि ने अपना फ़ोन उन्हें दिया। आप कल आइएगा, कल तक हम देखते हैं, अगर ये ठीक हो सकता है तो कल पता चल जाएगा। बोलकर दुकान वाले ने फ़ोन ले लिया और अपना काम करने लगा। अंजलि, खुशी और आकाश शॉप से बाहर आ गए। खुशी ने पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाली और अंजलि और आकाश के पास रोकते हुए बोली, चलो आकाश, हमारा रास्ता एक ही है तो हम साथ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, आकाश हल्का मुस्कुरा दिया। खुशी ने अंजलि को देखा और पूछा, तुम्हारा रूम कितना दूर है अंजलि? उद्धरण चिन्ह, ज़्यादा नहीं, बस आधे घंटे में चलकर पहुंच जाती हूँ, अंजलि ने शालीनता से जवाब दिया। तो मतलब स्कूटी पर तो कम टाइम लगेगा, कहो तो मैं छोड़ दूँ? बोलते हुए खुशी ने उसे लिफ्ट ऑफर की। अरे नहीं खुशी, मैं चली जाऊंगी, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तुम दोनों जाओ। बोलते हुए अंजलि ने आकाश को देखा जो थोड़ा सा उदास था। ओक, टेक केयर। बोलते हुए खुशी ने अंजलि से हाथ मिला लिया। आकाश खुशी के पीछे बैठा और हाथ हिलाकर उसने अंजलि को बाय कर दिया। बदले में अंजलि ने भी हाथ हिला दिया। खुशी और आकाश चले गए तो अंजलि भी अपने रूम की ओर निकल गई। अंजलि सड़क पर थोड़ा आगे आई तो देखा कि सड़क के किनारे लगी बेंच पर एक लड़का अपने चेहरे को हाथों से ढके हुए झुककर बैठा हुआ था। अंजलि को वह कुछ जाना पहचाना सा लगा। जैसे जैसे वह उसके करीब जाने लगी तो उसे दिखाई दिया कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि शिवाक्ष था। ये तो शिवाक्ष लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं यह मुझे परेशान करने तो नहीं आए हैं ना? सोचते हुए अंजलि घबराने लग गई। फिर धीमे कदमों से उसके सामने से होकर निकलने लगी, लेकिन उसका धीरे धीरे चलना भी किसी काम का नहीं था। उसके पैरों में बंधे घुंघरू से छन छन की आवाज़ से साफ सुनाई दे रही थी। शिवाक्ष उन आवाज़ों को सुन सकता था और वह जानता था कि अंजलि उसके सामने से गुजर रही है, लेकिन फिर भी उसने चेहरे से हाथ हटाकर अंजलि की ओर नहीं देखा। बस एक गहरी सांस ली और घुंघरू की आवाज़ को सुनकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे छन छन की आवाज़ धीमी होने लगी। शिवाक्ष ने अपने चेहरे को हाथों से और सख्ती से पकड़ लिया। थोड़ा आगे जाकर अंजलि ने पलट कर देखा तो शिवाक्ष जैसे का तैसा ही बैठा हुआ था। उसने न तो अंजलि को देखा था और ना ही कुछ कहा था। यह इस तरह से क्यों बैठे हैं? देखने से तो लग रहा है कि काफ़ी परेशान है। होंगे भी क्यों नहीं, पिछली रात को ठीक से नींद भी तो नहीं आई होगी। पर क्या ये सुबह से यही बैठे होंगे? नहीं नहीं, सुबह से तो यहाँ नहीं थे, क्योंकि जाते वक्त तो मुझे नहीं दिखाई दिए। बोलते हुए अंजलि खुद ही अपने सवालों के जवाब भी दे रही थी। इनके पास जाऊं क्या? पर अगर इन्होंने मुझे फिर से परेशान किया तो? पर अगर ऐसा होता तो अभी तक इतने शांत क्यों बैठते, उठकर मुझे परेशान करते? बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर शिवाक्ष को ध्यान से देखते हुए बोली, ऐसा करती हूँ, जाकर पूछ ही लेती हूँ, हो सकता है सच में बहुत परेशान हो। बोलते हुए अपने ही सवालों जवाबों और दुविधा में उलझी अंजलि ने शिवाक्ष की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। शिवाक्ष को फिर से छन छन की आवाज़ तेज होती सुनाई दी तो अपने चेहरे पर उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। अंजलि उसके पास आकर बोली, आप यहाँ सड़क के किनारे क्यों सो रहे हैं? घर का रास्ता भूल गए हैं क्या? उद्धरण चिन्ह, शिवाक्ष बिना किसी मूवमेंट के वैसे ही बैठा रहा। अरे हद कर रहे हैं, यहाँ मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप है कि चेहरा उठाकर देख भी नहीं रहे, कुछ तो बोलिए। बोलते हुए अंजलि गर्दन टेढ़ी करके उसे देखने लगी। शिवाक्ष अभी भी कुछ नहीं बोला। उसे ऐसे देखकर अंजलि ने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसके चेहरे से उसके हाथ को हटाने लगी। व्हाट द हेल? बोलते हुए शिवाक्ष ने अंजलि के हाथ को झटक दिया और खड़ा हो गया। अंजलि 2 कदम पीछे की ओर हट गई।
शिवाक्ष ने दांत पीसते हुए आगे कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिमाग में समझ है भी या नहीं? अगर कोई तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है और तुम्हें नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ढीठ की तरह तुम यहाँ खड़ी होकर मुझसे बात करने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्यों? बोलते हुए शिवाक्ष की आवाज़ तेज हो गई और वो लगभग चिल्ला दिया। अंजलि ने उसे देखा तो उसकी आंखें लाल थीं, आंखों में गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था और कहीं न कहीं अंजलि उन आंखों में दर्द भी देख पा रही थी। आपको क्या हुआ है? क्या पिछली रात की थकान की वजह से आप इतने परेशान हैं? क्या उस वजह से कुछ हुआ है? या फिर अंजलि कंसर्न से पूछ ही रही थी कि शिवाक्ष ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमसे मतलब? मुझे जो भी हुआ हो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी है। बोलकर शिवाक्ष वापस से बेंच पर बैठ गया। मैंने सुना है कि दुख बांटने से कम हो जाता है। अगर कोई बात है तो आप बता सकते हैं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। बोलते हुए अंजलि ने एक और बार उससे बात करनी चाहिए। शिवाक्ष ने गुस्से से उसे कहा, अगेन दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, सो जस्ट गो अवे। उद्धरण चिन्ह। हाँ तो ठीक है ना, चली जाती हूँ। बोलकर अंजलि उसे घूरने लगी और आगे बोली, आप बैठे रहिए यहाँ पर ही। वैसे भी यहाँ पर बैठने से ही तो सब कुछ ठीक होगा। जब तक आप यहाँ पर चेहरा छुपाए बैठेंगे नहीं, तब तक सब कुछ ठीक कैसे होगा? आप बैठ जाइए दोबारा से और अपना चेहरा अच्छे से पकड़िए ताकि सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए और दोबारा कभी ना आए। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष आंखें छोटी करके उसे देखने लगा, फिर खड़ा होकर उसके पास आया और उसे बाजुओं से कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम एक बार में समझ नहीं आता? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अरे चल क्यों नहीं जाती यहाँ से? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने उसकी आंखों को देखा जिनमें आंसू भरे पड़े थे। शिवाक्ष की पकड़ बहुत मजबूत थी जिससे अंजलि को उसके गुस्से का पता चल रहा था और उसे दर्द भी होने लगा था। मैं तो जा ही रही थी, आपने ही आकर बाजू से पकड़ लिया है। बोलते हुए अंजलि की आवाज़ रुंझ गई। उसने शिवाक्ष के हाथों को देखा जिनकी नसें उभरी हुई थी और वो अंजलि की बाजुओं पर कसे हुए थे। शिवाक्ष ने अपने हाथों को देखा और फिर अंजलि की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। शिवाक्ष को एहसास था कि उसने बहुत कसकर पकड़ा हुआ है जिससे अंजलि को दर्द हो रहा है। शिवाक्ष ने उसकी बाजुओं से अपने हाथ हटा लिए और बालों में हाथ फेरते हुए दूसरी तरफ देखते हुए बोला, चली जाओ यहाँ से। बोलकर शिवाक्ष घूम गया और वहाँ से जाने लगा। अगर रोना आ रहा हो तो इंसान को रो लेना चाहिए, रोने से मन हल्का हो जाता है और आगे क्या करना है उसके लिए भी इंसान सोच पाता है। अपने आंसुओं को आंखों में मत रोकिए। अंजलि की बात सुनकर शिवाक्ष के कदम ठहर गए। उसने पलटकर अंजलि को देखा और सख्त आवाज में बोला, मैं नहीं रोता और मुझे रोना नहीं आ रहा, समझी तुम? अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ और यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम पर यह गुस्सा कैसे निकल जाएगा ये ना मैं समझ पाऊंगा और न ही तुम। सो इट्स बेटर जस्ट लीव मी अलोन। उद्धरण चिन्ह। बोलकर वो वापस से घूम गया और जाने लगा। उसे जाता देख अंजलि झट से बोली, रोना किसी को कमज़ोर नहीं बनाता। लोग रोते नहीं है ये सोचकर कि न जाने सामने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन सच बताऊं तो इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि आपके ऊपर क्या बीत रही होती है। तो उसका आपके बारे में कुछ भी सोचना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। बोलकर अंजलि शिवाक्ष की ओर देखने लगी जो दूसरी ओर को चेहरा किए हुए खड़ा था। अंजलि ने आगे कहा, अपने बारे में सोचकर अपना मन हल्का करने के लिए रोना सबसे आसान तरीका है। इससे आपको सच में अच्छा फील होगा। आप चाहे जितना मना करें लेकिन आपकी आंखें सब बता रही हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी बात की वजह से परेशानी है और मन भारी हो रहा है तो आप मन हल्का कर सकते हैं और तो भी सकते हैं। आई प्रॉमिस मैं किसी से नहीं कहूँगी और न ही आपको आपके रोने की वजह से जज करूँगी। पक्का? बोलकर अंजलि चुप हो गई। शिवाक्ष अभी भी उसकी ओर नहीं पलटा और जेब में हाथ डाले दूसरी ओर ही घूमा रहा। अंजलि ने उसका इतना ठंडा रिएक्शन देखा तो अब आगे कुछ भी कहना उसे सही नहीं लगा। उसने एक झलक शिवाक्ष को देखा और फिर वापस मुड़कर जाने लगी। शिवाक्ष ने उसके जाने की आवाज़ सुनी तो दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा। वो पीछे मुड़ा और अंजलि को देखकर बोला, सुनो। उद्धरण चिन्ह। अंजलि के कदम ठहर गए। वो पीछे मुड़ी ही थी कि शिवाक्ष ने जल्दी से आकर उसे हक कर लिया। अंजलि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिवाक्ष ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और अपना चेहरा झुकाकर उसके कंधे पर अपना चिन्ह रख दिया। शिवाक्ष के ऐसे अचानक हक कर लेने से अंजलि की सांसें मानो रुक ही गई थी। शिवाक्ष ने उसे गले से लगाकर आंखें बंद कर ली। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बह निकली। शिवाक्ष ने अंजलि को एकदम से आकर हक कर लिया। पूर्णविराम पूर्णविराम। अंजलि उसकी इस हरकत से हैरान बस सीधी खड़ी थी और शिवाक्ष के हाथों को अपनी पीठ और कमर पर लिपटा हुआ महसूस कर रही थी।
शिवाक्ष किसी बच्चे की तरह उसे अपने सीने से लगाए हुए था। वहीं अंजलि भी उसकी बाहों में पूरी तरह से समाई हुई थी। शिवाक्ष ने उसे गले से लगाकर आंखें बंद कर ली। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बह निकली। अब आगे। शिवाक्ष की आंखों से गिरते आंसुओं की बूंदें अंजलि को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। अंजलि ने धीरे से उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखा और थपथपाने लगी। शिवाक्ष ने कोशिश की थी कि वो अपने इमोशंस न दिखाए, लेकिन अंजलि के बार बार कहने पर वो खुद को रोक नहीं पाया। वही वो इस रास्ते पर आकर बैठा क्यों था, ये बात भी उसकी समझ से बाहर थी। दोपहर की तपती धूप में पेड़ों की छांव के नीचे खड़े अंजलि और शिवाक्ष एक दूसरे को हग किए हुए थे। हवा के झोंके आकर दोनों को छू रहे थे। करीब 5 मिनट तक शिवाक्ष सिसकते हुए अंजलि के गले लगा रहा। कुछ देर बाद अंजलि ने अपना हाथ उसकी पीठ से हटा लिया। शिवाक्ष अब शांत हो गया था। जो दर्द उसके दिल में था वो अब थोड़ा कम हो चुका था और आंसू बनकर बह चुका था। उसने गहरी सांस ली और अंजलि से अलग हो गया। शिवाक्ष ने अलग होकर अपनी शर्ट ठीक की और इधर उधर देखते हुए बोला, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने नजरें झुका ली। उसने शिवाक्ष को गले लगने के लिए तो नहीं कहा था, पर शायद शिवाक्ष को किसी के गले लगाने की जरूरत थी। एंड आई एम सॉरी। बोलते हुए शिवाक्ष ने अंजलि के चेहरे को देखा जो किसी सोच में डूबा हुआ था। शिवाक्ष समझ गया था कि अंजलि क्या सोच रही है, इसीलिए उसने उसे सॉरी भी कह दिया था। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा पर कुछ नहीं बोली और अपना सिर नीचे करके हल्का सा हिला दिया। अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? पूछते हुए अंजलि ने उसके चेहरे को देखा। अच्छा फील कर रहा हूँ। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपने पेट पर हाथ रखा। आप हल्का तो फील कर रहे हैं ना? अंजलि ने एक बार फिर पूछा। हम हल्का तो फील होगा ही, कल से कुछ खाया जो नहीं है। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपने निचले होंठ को दांत से दबा लिया। अंजलि ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोली, आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है क्या? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने ना में सिर हिला दिया। लेकिन क्यों? बोलते हुए अंजलि ने एक और सवाल कर दिया। शिवाक्ष ने कुछ सोचा और फिर बोला, वो मैंने सोचा कि अपने घर का थोड़ा खाना सेव कर लूं, इसलिए नहीं खाया। उद्धरण चिन्ह। उसका जवाब सुनकर अंजलि उसे घूरने लगी। मेरे पास अभी वॉलेट नहीं है और न ही कोई कार्ड है। मैं सब घर भूल आया हूं। तुम कुछ खिला सकती हो क्या? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने उसकी ओर देखा तो शिवाक्ष ने बहुत उम्मीद से उससे पूछा था और वो सच में भूखा भी लग रहा था। अंजलि मना नहीं कर पाए और उसने हाँ में सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने वहीं पास में खड़ी गाड़ी को स्टॉप किया और अंजलि को बैठने को कहा। अंजलि पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। शिवाक्ष ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपने बगल वाली खाली सीट को देखा और फिर सिर हिला दिया और गाड़ी वहां से चला दी। अंजलि के रूम के नीचे शिवाक्ष ने गाड़ी रोकी तो अंजलि गाड़ी से उतर गई। शिवाक्ष ने स्टीयरिंग पर पकड़ कस ली। अंजलि गाड़ी की खिड़की के पास आए और बोली, मैं आपको रूम में नहीं ले जा सकती। आप बिल्डिंग के पीछे बने पार्क में इंतजार कीजिए, मैं अभी कुछ बनाकर लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। हम इट्स फाइन, मैं पार्क में इंतजार कर लूंगा। बोलते हुए शिवाक्ष ने उससे नजरें हटा ली और सामने की ओर देखने लगा। अंजलि अपने रूम की सीढ़ियों को चढ़ने लगी। शिवाक्ष उसे जाते हुए देखता रहा, फिर गाड़ी को सड़क के किनारे पर लगाकर गाड़ी से टिककर खड़ा होते हुए बोला, कुछ तो बात है तुम में जो तुमने शिवाक्ष राजवंश को रुला दिया। मैं रो कैसा पड़ा मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आया। बोलकर शिवाक्ष हल्का हंसा और फिर जेब में हाथ डाले पार्क की ओर चला गया। रूम में आकर अंजलि ने देखा तो कुछ भी बना हुआ नहीं था। अब इनको क्या खिलाऊं, सोचते हो अंजलि किचन में पड़े हुए खाली बर्तनों को देखने लगी। एक काम करती हूँ, खिचड़ी ही बना लेती हूँ, इतनी जल्दी में एक वही चीज़ बन सकती है। बोलते हुए उसने सिर हिलाया और कुकर में खिड़की बनने के लिए गैस पर चढ़ा दी। शिवाक्ष पार्क में इधर उधर घूमने लगा, फिर एक बेंच पर आकर बैठ गया। सामने देखा तो कुछ बच्चे रस्सा कस्सी का गेम खेल रहे थे। शिवाक्ष को अपने बचपन के दिन याद आ गए। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। कुछ ही देर में अंजलि एक प्लेट में खिचड़ी लेकर वहां पर आ गई और शिवाक्ष की ओर प्लेट बढ़ाते हुए बोली, लीजिए खा लीजिए, जल्दबाजी में बनाई है, पता नहीं कैसे बनी होगी। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने उसके चेहरे को देखा और फिर प्लेट लेते हुए बोला, जो भी है अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। बोलकर शिवाक्ष चम्मच से खिचड़ी खाने लगा। पास से बच्चों के जोरों से चीखने की आवाज़ें आने लगी तो अंजलि ने उस ओर देखा। रस्साकसी के गेम में एक पलड़ा दूसरे पलड़े पर भारी पड़ रहा था। अंजलि उन्हें देखते हुए बेंच पर बैठ गई। जल्दी ही एक टीम ने दूसरी टीम को हरा दिया। उनके मैच को और बीच बीच में अंजलि को देखते हुए शिवाक्ष ने भी खिचड़ी खत्म कर ली। शिवाक्ष अंजलि से कुछ कहने की लगा था कि इतने में एक छोटा बच्चा भागते हुए उसके पास आया और बोला, भैया भैया आप हमारे साथ चलो ना, ये दूसरी टीम के लोग बहुत बड़े बड़े हैं और यह चीटिंग करके हम लोगों को हरा रहे हैं, प्लीज़ आप हमारी तरफ से खेलो ना। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने उस बच्चे को देखा तो जमीन पर लौटने की वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे।
शिवाक्ष ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, मैं खेल तो लूंगा लेकिन फिर क्या ये उन लोगों के साथ चीटिंग नहीं होगी? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष की बात सुनकर बच्चा सोच में पड़ गया। फिर अंजलि की तरफ देखते हुए बोला, तो ठीक है, आप हमारी तरफ से खेलो और दीदी उन लोगों की तरफ से खेल लेंगी। उद्धरण चिन्ह। अंजलि एकटक उसे देखने लगी। तभी एक दूसरी टीम का बच्चा भी वहां पर आया और बोला, हान, आप भी चलो, अगर ये भैया इनकी तरफ से खेलेंगे तो आपको हमारी तरफ से खेलना होगा। बोलते हुए उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वहीं पहला बच्चा शिवाक्ष को अपने साथ ले गया। शिवाक्ष और अंजलि जमीन पर खींची एक लाइन के दोनों तरफ खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने खड़े थे। एक बच्चे ने आकर दोनों के हाथों को आपस में मिलाया और बोला, चलो अभी अपनी अपनी रस्सियों को कसकर पकड़ लो, जब मैं सीटी बजाऊंगा तब गेम शुरू होगा। उद्धरण चिन्ह। अंजलि और शिवाक्ष उस बच्चे को देखने लगे, फिर दोनों ने सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंस दिया। अंजलि ने उसे हंसते हुए देखा तो ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगी। उसके गालों में पड़ रहा डिंपल अंजलि को दिखाई दिया। हल्की दाढ़ी में शिवाक्ष गाल पर पड़ रहा वो डिंपल उसे और भी ज्यादा चार्मिंग बना रहा था। अंजलि और शिवाक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर गए और अपनी अपनी टीम के साथ मिल गए। अंजलि और शिवाक्ष सबसे आगे खड़े थे और उन दोनों के पीछे रस्सी पकड़े 7-7 बच्चों की लंबी लाइनें थी। जहां अंजलि की तरफ थोड़े बड़े बच्चे थे तो शिवाक्ष की तरफ छोटे छोटे बच्चे थे। अंजलि ने शिवाक्ष को देखा तो वो उसे देखते हुए अभी भी हंसे ही जा रहा था। अंजलि ने उसे घूरा और रस्सी पर अपनी पकड़ कस ली, फिर अपने पीछे खड़े बच्चों से बोली, इस बार भी हमें ही जीतना है, पूरा जोर लगाकर खींचना। बोलकर अंजलि ने सबको थम्स अप का इशारा किया। बाकी सबने भी उसे थम्स अप कर दिया। वहीं शिवाक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो वही छोटा बच्चा जो उसे लेकर आया था उसकी ओर देखते हुए उम्मीद से बोला, भैया हम इस बार नहीं हारेंगे न? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी चैम्प, हमें हरा दे इतना सामने वाली पार्टी में दम नहीं है, इस बार तो हम ही जीतेंगे। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिवाक्ष की आवाज ऊंची हो गई थी और वो तिरछी नजरों से अंजलि को देख रहा था। अंजलि और बाकी सब भी उसकी बात सुन सकते थे। अंजलि उसे घूरकर देखने लगी और बोली, हम भी पूरी ताकत लगा देंगे। शिवाक्ष हंसते हुए बोला, जहां तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है, हमारी ताकत तो उससे भी कहीं ज्यादा आगे से शुरू होती है, तो हारने के लिए तैयार रहो। बोलकर शिवाक्ष ने आंख मार दी। साइड में खड़े लड़के ने सीटी बजाई तो दोनों टीम्स पूरी जान लगाकर रस्सी को खींचने लगी। शुरुआत में शिवाक्ष ने रस्सी को बस हल्के से पकड़ा हुआ था, वो बिल्कुल भी नहीं खींच रहा था। वहीं सामने वाली टीम रस्सी को अपनी ओर खींचे जा रही थी। शिवाक्ष ने देखा तो अंजलि ने पूरी ताकत लगा दी थी। वो उसके स्ट्रगल को देखे जा रहा था। अंजलि के बाल उसके चेहरे को चूमे जा रहे थे, जिनसे अंजलि को परेशानी हो रही थी, लेकिन उनको साइड करने से ज्यादा जरूरी उसके लिए अभी रस्सी को खींचना था। खींचते खींचते अंजलि की टीम शिवाक्ष की टीम को लाइन के पास तक ले आई थी। शिवाक्ष के पैर लाइन से बस एक कदम की दूरी पर थे। छोटे से बच्चे ने उदासी से भरकर कहा, भैया हम फिर से हार जाएंगे क्या? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष मुस्कुराया और बोला, चलो खींचो जोर से, इस बार कोई माई का लाल या लाली नहीं हरा सकते हमें। बोलते हुए शिवाक्ष ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा। उसके एक बार में खींचने से ही अंजलि की टीम 3 से 4 कदम तक झटके से आगे आ गई। देखते ही देखते शिवाक्ष ने आधे से ज्यादा रस्सी अपनी ओर खींच ली थी। अंजलि लाइन के पास पहुंची तो पूरी ताकत से रस्सी को खींचती रही और लाइन से दूर जाने की कोशिश करने लगी। शिवाक्ष रस्सी को पकड़ते हुए लाइन के बिल्कुल पास आ गया और फिर उसने झटके के साथ रस्सी को खींच लिया। अंजलि और उसकी पूरी टीम झटके से लाइन के दूसरी तरफ आ गए। अंजलि शिवाक्ष के ऊपर को लड़खड़ा गई तो शिवाक्ष ने उसके हाथ को पकड़कर उसे थाम लिया। शिवाक्ष की टीम के बच्चे खुशी से उछलने लगे थे। वहीं अंजलि की टीम के बच्चों का चेहरा उतर सा गया। अंजलि और शिवाक्ष रस्सी को पकड़े हुए एक दूसरे को देखने लगे। अंजलि का चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। शिवाक्ष ने हंसते हुए पूछा, तो कैसा लगा हार का स्वाद? उद्धरण चिन्ह। बहुत अच्छा था, कभी आप भी चखिए। बोलते हुए अंजलि ने रस्सी को छोड़ दिया। शिवाक्ष दांत दिखाकर हंस दिया और बोला, आज तक तो नहीं चखा, आगे का पता नहीं। तभी वही छोटा बच्चा शिवाक्ष के पास आया और उससे लिपटते हुए बोला, ये हम लोग जीत गए, थैंक यू भैया। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, वेलकम चैम्प। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिवाक्ष ने उसे गोद में उठा लिया और मुस्कुराने लगा। अंजलि एकटक उसकी मुस्कान को देखने लगी। आज से पहले जितनी भी बार वो दोनों मिले थे तो शिवाक्ष उसके सामने ऐसे नहीं हंसा था। उसने हमेशा शिवाक्ष को उसे घूरते हुए ही देखा था, लेकिन अब शिवाक्ष का मुस्कुराना अंजलि को अच्छा सा लगने लगा था। शिवाक्ष ने बच्चे को गोद से नीचे उतारा तो वो हंसते हुए वहां से चला गया। अंजलि ने शिवाक्ष से नजरें घुमाई और बेंच की ओर चल दी और प्लेट उठाए जाने लगी।
शिवाक्ष भी उसके पीछे ही चल दिया। अंजलि अपने रूम की सीढ़ियां चढ़ने लगी। शिवाक्ष अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, सुनो। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज़ से अंजलि रुक गई। खिचड़ी अच्छी बनी थी। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सिर हिला दिया और ऊपर की ओर चल दी। शिवाक्ष भी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। चेहरे पर एक स्माइल लिए अंजलि अपने रूम में आई और फिर किचन में चली गई। शिवाक्ष के कॉम्प्लीमेंट से उसके चेहरे पर स्माइल बनी हुई थी। क्या सच में अच्छी बनी थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई थी? सोचते हुए उसने प्लेट में अपने लिए खिचड़ी निकाली और खाने लगी। पहला निवाला खाते ही उसका मुंह बन गया। उसने प्लेट में निकाली खिचड़ी की ओर देखा और फिर उदासी से बोली, इसमें तो नमक ही नहीं है। बोलते हुए उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। तभी सोचूं कि कुछ भुला भुला सा क्यों लग रहा है। ये नमक ही भुला हुआ था। ये तूने क्या किया अंजलि? बेचारे शिवाक्ष कल से भूखे थे। उन्होंने तुझसे कुछ खाने का मांगा तो तूने उन्हें ये बिना नमक वाली खिचड़ी खिला दी और भूख में वो खा भी गए। पता नहीं अब क्या सोच रहे होंगे वो तेरे बारे में, और जाते जाते जो बोलकर गए वो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि ताना था। बोलते हुए उसे खुद पर ही गुस्सा सा आ रहा था। साथ ही साथ शिवाक्ष के लिए उसे बुरा भी लग रहा था। अंजलि ने प्लेट में निकाली हुई खिचड़ी खत्म की और फिर सोने चल दी। पिछली रात को ठीक से न सो पाने के कारण वो अभी बहुत थकावट महसूस कर रही थी। बेड पर लेटते हुए भी उसे शिवाक्ष के लिए गिल्टी महसूस हो रहा था। उसी बारे में सोचते हुए वो जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। अगर खिचड़ी में नमक नहीं था तो शिवाक्ष उसे अच्छा कहकर क्यों चला गया? शिवाक्ष की स्माइल देखकर अंजलि क्यों खोने सी लगी थी? शिवाक्ष को बिना नमक की खिचड़ी खिलाने के बाद अंजलि को मन ही मन में बहुत बुरा लग रहा था। उसके बारे में सोचते सोचते ही वो नींद के आगोश में चली गई। पूर्ण विराम। अब आगे। शाम का वक्त। चारों तरफ पक्षियों के चहचहाने से शांति को चीरता हुआ एक शोर सुनाई दे रहा था। इसी शोर को सुनते हुए शिवाक्ष सड़क किनारे अपनी गाड़ी के बोनट के ऊपर लेटा हुआ था और आसमान को देखे जा रहा था। तभी एक गाड़ी जोरों से वहां आकर हॉर्न बजाने लगी। गाड़ी किनारे पर है, सड़क पर काफी जगह है, वहां से निकल जाओ। शिवाक्ष ने नॉर्मल सी आवाज में कहा और हाथ से आगे की ओर इशारा कर दिया। अक्षत गाड़ी से बाहर निकला और शिवाक्ष की गाड़ी के पास खड़ा होते हुए बोला, साइड से क्यों निकल जाऊं जब तुझे यहां से निकालने आया हूं? उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने अक्षत की आवाज सुनी तो आंखें बंद कर ली। अक्षत कहते हुए उसने आंखें खोली और उठकर बैठ गया। फिर अक्षत को देखने लगा। यहां क्या कर रहा है? पूछते हुए अक्षत ने अपनी भौहें तान दी। थोड़ा सुकून तलाश रहा हूं। कुछ दिन बहुत बुरे निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी मुसीबतें और सारी इरिटेटिंग चीजें बस मेरे साथ ही होनी हैं और मुझे ही झेलनी हैं। बोलते हुए शिवाक्ष ने अक्षत की ओर हाथ बढ़ा दिया। अक्षत ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिगरेट उसे पकड़ा दी। फिर लाइटर भी उसकी ओर बढ़ा दिया। शिवाक्ष के बिना बोले ही वो समझ गया था कि शिवाक्ष क्या मांग रहा है। मतलब आज फिर घर में तेरे डैड की वजह से तेरी मॉम और तेरी बहस हुई, राइट? पूछते हुए अक्षत ने उसके चेहरे को देखा। शिवाक्ष ने लाइटर से सिगरेट जलाते हुए कहा, आज बात बहस से बहुत ज्यादा आगे निकल गई अक्षत, और ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। मतलब आज उन्होंने तुझ पर हाथ तक उठा दिया? पूछते हुए अक्षत ने शिवाक्ष के हाथ से लाइटर वापस ले लिया। शिवाक्ष ने सिगरेट होठों से लगाई और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हम। पता नहीं वो हमेशा मेरे अगेंस्ट क्यों चली जाती हैं, जबकि वो भी जानती हैं कि मिस्टर राजवंश ने आज तक कितना बुरा किया है हमारे साथ। फिर भी अगर मैं उनके खिलाफ कुछ भी कह दूं तो उनसे सहन नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। बोलकर शिवाक्ष ने एक गहरी सांस छोड़ी। अक्षत ने आसमान की ओर देखा तो अंधेरा होने लगा ना। अक्षत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की छत से नीचे उतारने लगा। शिवाक्ष उसके खींचने पर नीचे उतर आया। अक्षत ने उसके हाथ से सिगरेट लेते हुए कहा, चल घर जा। तेरी मॉम से तेरी लड़ाई होती है लेकिन उन्हें तेरी चिंता उससे कहीं ज्यादा रहती है। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने कमर पर हाथ रखा और बोला, नहीं, आज मिस्टर राजवंश घर आएंगे और उनसे मिलकर मैं और दिमाग खराब नहीं करना चाहता। वो तो आते ही इसलिए हैं ताकि मुझे मॉम के सामने नीचा दिखा सकें। ये दिखा सकें कि वो चाहे कुछ भी कहें और करें, लेकिन मॉम कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। और ये सच भी है। आज मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं उनसे बहस कर सकूं। तो वहां मैं नहीं जा रहा। तू अपने घर जा, मैं गाड़ी में ही सो जाऊंगा। बोलकर शिवाक्ष गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगा। अक्षत ने उसे दरवाजा खोलने से रोकते हुए कहा, और तुझे लगता है कि मेरे होते हुए तू गाड़ी में सो सकता है? तू गाड़ी में नहीं सोएगा, बल्कि मेरे साथ मेरे घर चलेगा। चल, तू आगे चल, मैं पीछे से आता हूँ। बोलकर अक्षत ने उसके लिए ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोल दिया। शिवाक्ष ने उसे देखकर ना में सिर हिलाया तो अक्षत ने हान में सिर हिलाकर उसे अंदर बैठा दिया। शिवाक्ष ने गाड़ी चला दी। अक्षत भी अपनी गाड़ी में बैठा और अपने घर की ओर गाड़ी चला दी।
कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां राणा हाउस की पार्किंग में आकर रुकी। अक्षत और शिवाक्ष गाड़ियों से बाहर निकले और घर के अंदर चले गए। अक्षत के मॉम डैड तीर्था जी और सुयश जी सामने सोफे पर ही बैठे हुए थे। अक्षत ने आकर दोनों को नमस्ते कर दी। तीर्था जी, अरे शिव, आओ बेटा, आज कैसे आना हुआ, बहुत दिनों बाद आए। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष, दिन तो बहुत हो गए थे लेकिन आज अक्षत जबरदस्ती ले आया तो मना नहीं कर पाया। बोलते हुए शिवाक्ष अक्षत को देखने लगा। सुयश जी बोले, हान भाई, अक्षत नहीं बोलता तो तुम कहाँ से आते, आओ बैठो इधर। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर शिवाक्ष उनके पास सोफे पर बैठ गया। अक्षत तीर्था जी से बोला, मॉम, खाना तैयार है तो खा लेते हैं, शिवाक्ष को भी भूख लगी होगी। उद्धरण चिन्ह। हान, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे अक्षत, मैं अभी खाना लगवाती हूँ, बोलकर तीर्था जी उठी और रसोई की ओर चल दी। सुयश जी ने शिवाक्ष को देखा और मजाकिया अंदाज में बोले, और बताओ, मारपीट का धंधा कैसा चल रहा है, अभी किसी गुंडे को पीटा या नहीं। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष हल्का मुस्कुराया और बोला, अभी तो काफी वक्त से कोई नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। हान, लगता है पूरा शहर अब सुधर गया है, हम ऑफिसर्स की तो अब जरूरत ही नहीं रही। सुयश जी ने हंसते हुए कहा, कुछ लोगों को सबक सिखाने से आपको नौकरी खतरे में नहीं पड़ती अंकल, आपकी जरूरत तो इस शहर को और स्टेट को बहुत ज्यादा है। शिवाक्ष ने सहजता से जवाब दिया। सुयश जी मुस्कुरा दिए। तभी तीर्था जी की आवाज आई, आ जाए सब लोग, खाना लगवा दिया है। बोलते हुए तीर्था जी आकर डाइनिंग टेबल के पास चेयर खींचकर बैठ गई। सब जाकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए तो तीर्था जी ने सबको खाना परोस दिया। अपने हाथ से खिला भी दीजिए तीर्था जी। बोलते हुए सुयश जी ने तीर्था जी को देखा तो तीर्था जी बोली, पहले आप ही खिला दीजिए यस साहब। उद्धरण चिन्ह। तीर्था जी ने कहा तो सुयश जी ने उनकी ओर एक निवाला बढ़ा दिया। तीर्था जी ने खाया और फिर सुयश जी को भी एक निवाला खिला दिया। द एवरग्रीन रोमांटिक कपल। बोलते हुए अक्षत मुस्कुराया और अपने फ़ोन में दोनों की फ़ोटो खींच ली। उन्हें देखकर शिवाक्ष के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अपने फ़ोन में अपनी मॉम की फ़ोटो देखी और फिर गहरी सांस छोड़ी। सबने खाना खाया और फिर अक्षत और शिवाक्ष अक्षत के कमरे में सोने चले गए। अक्षत शिवाक्ष को देखते हुए बोला, तूने खाना कम क्यों खाया। उद्धरण चिन्ह। ज्यादा भूख नहीं थी, शिवाक्ष ने जवाब देते हुए कहा। तूने पहले कुछ खा लिया था क्या, अक्षत ने पूछा तो शिवाक्ष जल्दी से बोला, हान वो दोपहर में अंजलि ने खिचड़ी खिलाई थी। उद्धरण चिन्ह। कौन अंजलि, पूछते हुए अक्षत ने शिवाक्ष को घूरा। शिवाक्ष को एहसास हुआ कि उसने जो अभी बोला वो उसे नहीं बोलना था। अक्षत की घूरती हुई सवालिया नज़रों को देखकर वो अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। वो बोलते हुए शिवाक्ष ने कुछ सोचा और फिर झट से कंबल को अपने ऊपर ओढ़ते हुए बोला, मुझे नींद है अक्षत, गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। अक्षत आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। अरे ऐसी कैसी गुड नाइट। बोलते हुए अक्षत ने उसके ऊपर से कंबल खींच दिया और बोला, पहले जो पूछा है वो बता, कौन है ये अंजलि। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष उठकर बैठ गया पर कुछ नहीं बोला। एक सेकंड, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसकी हम रैगिंग ले रहे हैं आजकल, उसको भी उसका दोस्त इसी नाम से बुलाता है ना। बोलते हुए अक्षत शिवाक्ष के एक्सप्रेशंस को देखने लगा। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हान वही है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत मुंह खोले हैरानी से उसे देखने लगा। रियली शिव, तू तो कभी किसी लड़की से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था और उसके हाथ से खिचड़ी तक खा गया। चल क्या रहा है महाराज। बोलते हुए अक्षत ने उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने किया। फिलहाल आंखों में नींद चल रही है और सोना है। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपने चेहरे से उसके हाथ को हटाया और आगे बोला, तो सो और सोने दो। बोलकर शिवाक्ष फिर से लेट गया और कंबल ओढ़ लिया। अक्षत ने कुछ देर उसे घूरा और फिर कुछ सोचते हुए हल्का मुस्कुरा दिया। कुछ तो गड़बड़ है। बोलते हुए अक्षत ने सिर हिलाया और फिर लेटकर सीलिंग को देखने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह अंजलि सोकर उठी तो पाया कि वो बिल्कुल बेड के किनारे पर लेटी हुई थी और थोड़ा सा खिसकने पे ही बेड से नीचे भी गिर सकती थी। वो बेड के किनारे से हटी और हाथ जोड़ते हुए बोली, जय हो भोलेनाथ, बस ऐसे ही कृपा रखिए और ये नींद में पैर मारने वाली और बेड से नीचे गिरने वाली आदत छुड़वा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो बेड से उठी और अपना बिस्तर सही करके कॉलेज निकलने की तैयारी करने लगी। फिर कुछ वक्त बाद जब तैयार हुई तो मकान मालकिन के फ़ोन से अपनी माँ से भी फ़ोन पर कुछ देर बात की और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। दूसरी ओर शिवाक्ष जब सुबह उठा तो अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचा तो उसे प्रेरणा जी वहां नहीं दिखाई दी। उसने घर की मेड सारिका से पूछा तो वो बोली, शिवाक्ष सर और मैडम दोनों वॉक पर गए हैं, आपको क्या खाना है बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। बोलते हुए सारिका शिवाक्ष को एकटक निहारे जा रही थी। सारिका एक 23 साल की लड़की थी जो शिवाक्ष के घर में कुछ महीने पहले ही काम पर आई थी।
और पहली नज़र से ही वो शिवाक्ष को पसंद करने लगी थी। पर शिवाक्ष कभी उसे कोई भाव नहीं दिया था। हर रोज उसकी कोशिश रहती थी कि वो किसी भी तरह से शिवाक्ष का ध्यान अपनी ओर खींचे। शिवाक्ष ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा, एक कप कॉफ़ी बना दो। बोलकर शिवाक्ष अपने कमरे की ओर चला गया। सारिका उसे देखती रही और फिर किचन में चली गई। कुछ देर बाद शिवाक्ष तैयार होकर नीचे आया तो सारिका उसके लिए कॉफ़ी ले आए और साथ में कुछ नाश्ता भी ले आए। नो थैंक्स बोलकर शिवाक्ष ने कॉफ़ी का कप उठा लिया और बाकी सब उसे वापस ले जाने का इशारा कर दिया। सारिका मुंह लटकाए नाश्ता वापस ले जाने लगी। इतने प्यार से ये बनाया था लेकिन कितनी आसानी से मना कर दी, और एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन मैं भी इतनी आसान से हार नहीं मानूंगी, कभी न कभी तो आप नोटिस करेंगे ही। बोलते हुए वो वापस से किचन में चली गई। शिवाक्ष अपना बैग लिए घर से निकल गया। कॉलेज कैंपस। अंजलि आज क्लास के लिए लेट हो गई थी तो जल्दी जल्दी चलते हुए वो कॉलेज के अंदर जा रही थी। वहीं सामने से राजीव फ़ोन पर बात करते हुए आ रहा था। माया डार्लिंग, कल ही तो तुमने शॉपिंग की थी और आज फिर से तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। बोलते हुए राजीव फ़ोन को कंधे और कान के बीच में टिकाए हुए था और अपने शू की लेस बांध रहा था। सामने से माया की आवाज़ आई, अरे हान बेबी, कल शॉपिंग की थी लेकिन कल कुछ सामान रह गया था और वो मुझे घर आकर याद आया तो आज फिर से जाना है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ठीक है चली जाओ, बिल मैं पे कर दूंगा। बोलते हुए राजीव ने लेस को बांध दिया था और फ़ोन को हाथ में पकड़ लिया था। और हाँ, बोलते हुए जैसे ही राजीव पीछे मुड़ा तो पीछे से आ रही अंजलि से टकरा गया। दोनों के सिर आपस में टकरा गए। अंजलि गिरने को हुई तो राजीव ने उसे पकड़ लिया। अंजलि के कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। अंजलि ने जल्दी से बालों को चेहरे से हटाया और अपना सिर सहलाते हुए सामने देखने लगी। अंजलि ने खुद को सीधा खड़ा किया और राजीव से दूर हो गई। राजीव ने आंखें छोटी करके घूरा और फिर शरारती अंदाज में बोला, क्या बात है, तुम्हारा दिन मेरे बिना शुरू नहीं होता ना? मतलब जब तक तुम मुझे देख न लो, मुझे छू न लो और मुझसे उलझ ना लो, तब तक तुम्हारे दिल को शांति भी नहीं मिलती, और इसी वजह से रोज सुबह मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखना ही पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। देखिए हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अगर आपको रोज मेरा चेहरा दिख जाता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आप मुझे देखकर अपना रास्ता बदल सकते हैं। अंजलि ने सहजता से जवाब दिया। ओह हाँ, ये सही तरीका है, लेकिन मैं किसी को इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा अब चलो सॉरी बोलो और निकलो यहाँ से। बोलकर राजीव ने अपना एक कान आगे कर दिया। अंजलि ने उसे घूरा और फिर बोली, मैं क्यों सॉरी बोलूं? इसमें मेरी क्या गलती है? आप ये अचानक से घूमे आए, मुझसे टकराए। मैं तो सीधे सीधे अपने रास्ते से जा रही थी, बल्कि सॉरी तो आपको मुझे बोलना चाहिए। एक तो मैं पहले से ही क्लास के लिए लेट हो रही हूँ और ऊपर से आप और ज़्यादा लेट करवाए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। राजीव ने अपनी कमर पर हाथ रखा और उसकी ओर हल्का झुकते हुए बोला, ऐसा क्या? पर अगर ऐसा है भी तो भी मैं तो सॉरी बोलने से रहा, लेकिन तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा, और अगर तुमने नहीं बोला तो तुम आज कोई भी क्लास नहीं लगा पाओगी और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बोलते हुए राजीव ने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देखा। राजीव ने अपनी कमर पर हाथ रखा और उसकी ओर हल्का झुकते हुए बोला, ऐसा क्या? पर अगर ऐसा है भी तो भी मैं तो सॉरी बोलने से रहा, लेकिन तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा, और अगर तुमने नहीं बोला तो तुम आज कोई भी क्लास नहीं लगा पाओगी और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बोलते हुए राजीव ने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देखा। पूर्णविराम। अब आगे। राजीव अंजलि को धमका ही रहा था कि तब तक माही, मालविका, अक्षत और श्वेता भी वहां पर आ गए। से सॉरी, राजीव ने लगभग उसे ऑर्डर देते हुए कहा। मैं सॉरी नहीं कहूंगी, बोलकर अंजलि ने साफ इनकार कर दिया। राजीव उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, अगर नहीं बोलोगी तो आगे भी करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। राजीव को अपनी ओर बढ़ता देखकर अंजलि अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, जब मेरी गलती नहीं है तो मैं बिना बात के सॉरी क्यों बोलूं? आप ऐसे तानाशाही नहीं चला सकते। उद्धरण चिन्ह। बोलते बोलते अंजलि की पीठ पीछे दीवार से जा लगी। अंजलि ने दीवार पर हाथ रख दिया। अब इससे पीछे वो नहीं जा सकती थी। राजीव उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और सीटी बजाने लगा। फिर उसके बैग को पकड़ते हुए बोला, अच्छा लाओ, तुम्हें और तुम्हारे बैग को क्लास तक छोड़ दूं। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने देखा कि राजीव बैग ले रहा है तो उसने भी बैग को कसकर पकड़ लिया। अच्छा अब इसको भी नहीं छोड़ोगी? चलो ठीक है, आज इस बैग की मजबूती चेक कर लेते हैं। बोलते हुए राजीव और मजबूती से बैग को खींचने लगा। देखिए बैग छोड़ दीजिए, ये फट जाएगा। बोलते हुए अंजलि ने राजीव का हाथ बैग से हटाना चाहा, लेकिन राजीव ने बैग नहीं छोड़ा। इतनी फिक्र है तो तुम ही छोड़ दो, फिर नहीं फटेगा। बोलकर राजीव ने बैग को अपनी ओर खींचा। अंजलि ने बैग को देखा और फिर छोड़ दिया। राजीव ने बैग को हवा में उछाला और फिर वापस से कैच करके हंसते हुए बोला, क्या बात है,
मान गए तुमको। अच्छा अभी तुम जाओ, अब से ये बैग मेरे पास रहेगा तुम्हारी घड़ी की तरह, और जब तुम पूरे कॉलेज के सामने जमीन पर नाक लगाकर मुझे सॉरी बोलोगी ना तभी ये बैग तुम्हें वापस मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए राजीव ने अंजलि के चेहरे को देखा। अंजलि का चेहरा गुस्से से भर गया था लेकिन उसकी आंखों में नमी भी आ गई थी। उसने अपना बैग लेना चाहा तो राजीव ने बैग और पीछे कर दिया। श्वेता आगे आए और बोली, राजीव एक काम कर, बैग को नीचे से जला दे और इसे वापस दे दे। इसे ऐसे परेशान मत करना, देख कैसे गुस्से से घूर रही है, एक ही बार में जलाकर बात खत्म कर। बोलते हुए श्वेता ने राजीव के हाथ से बैग ले लिया और उससे लाइटर मांगा।